हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। आई एम अंशु और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मींस इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अर्थ को, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति के मूल कारण को समझा था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, पर इसके आगे पढ़ने से पहले हम लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ा है उसका एक रिवीजन लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं रिवीजन की ओर। हमने सबसे पहले अर्थशास्त्र के अर्थ को समझा था, अर्थशास्त्र के अर्थ को समझा था। तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या था, अर्थशास्त्र का मतलब क्या था? सबसे पहले तो अर्थशास्त्र, तो सबसे बना है अर्थ और शास्त्र। अर्थ मीन्स धन, शास्त्र मीन्स वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा सिद्ध किया गया। तो इसमें वही बातें लिखी गई हैं जो धन से रिलेटेड है और जो सिद्ध की जा चुकी हैं। तो अर्थशास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें मानवीय आवश्यकता, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मानवीय आवश्यकता और मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी आर्थिक क्रिया, आर्थिक काम किया जाता है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि सबसे पहले हमारे आते हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान कहा है। दुर्लभता मीन्स क्या? दुर्लभता मीन्स मांग जो है वो पूर्ति से ज्यादा है, मांग पूर्ति से ज्यादा है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसके बाद हमारे एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक या आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। अगर एडम स्मिथ में दो ऑप्शन दिए हो, एक अर्थशास्त्र के जनक और एक आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, तो यहाँ पे हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक को टिक करेंगे। तो एडम स्मिथ को ये आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने धन एवं कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है। जैसे कि रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया, उसी प्रकार एडम स्मिथ ने धन एवं कल्याण संबंधी परिभाषा दी। 1776 में इनकी भी एक बुक प्रकाशित हुई थी। 1776 में इन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक प्रकाशित की। उसके बाद हमारे आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने यहाँ पे सभी वैज्ञानिकों के नाम देखा है, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, वो कौन थी, इसके बारे में जाना है। इन बातों को हम लोगों को अपने माइंड में रखना होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक समस्या है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, अर्थशास्त्र को क्यों बनाया गया, इसका अध्ययन क्यों किया गया, इसका मूल कारण आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्या में हम लोग जानते हैं कि हमारी इच्छाएं आवश्यकता से अधिक है, इच्छाएं आवश्यकता से अधिक है। कैसे? ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ लिया है। हमारी इच्छाएं आवश्यकता से अधिक है, पर साधन सीमित है, संसाधन सीमित है, जिसके कारण हमें चुनना पड़ता है कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है। जो चीज हमारे लिए ज्यादा आवश्यक होती है हमें उसका उपयोग करना होता है, और जो हमारे लिए कम उपयोगी मीन्स कम महत्वपूर्ण होता है उसका त्याग करना होता है। हम लोगों ने कल के पार्ट में इतना पढ़ा था। आज चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए तो अब समझते हैं वास्तविक विज्ञान को। वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विषय को सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विषय आपको कोई विषय, कोई चीज, कोई काम, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया गया और आपको यह साबित करना है कि वह सही है या नहीं है, वह सही है या नहीं है, और उसकी वास्तविक स्थिति और उसकी
वास्तविक स्थिति क्या है। सो हमें वास्तविक विज्ञान में यह पता करना होता है कि हमें जो विषय दिया गया है वह विषय सही है या नहीं है, उस विषय की वास्तविक स्थिति क्या है, सही है या नहीं है, वास्तविक स्थिति क्या है, इसको चलिए अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं भारत की आबादी 120 करोड़ है। मान लीजिए भारत की आबादी 120 करोड़ है। ठीक, भारत की आबादी 120 करोड़ है, हमें पता है, हमने मान लिया। कोई आदमी आता है, कोई स्टूडेंट आता है, कोई बच्चा आता है, कोई भी आता है, आपको कह दिया जो भारत की आबादी 80 करोड़ है, भारत की आबादी 80 करोड़ है, क्या आप मानिएगा? आपको वो कह दिया भारत की आबादी 80 करोड़ है, चलिए आपको नहीं पता है जो 120 करोड़ है, आपके पास फोन है, साधन है, आप सर्च कर सकते हैं कि भारत की आबादी कितनी है। उसने जो कहा मैंने उस पे आंख बंद करके विश्वास नहीं किया, मेरे पास सबूत है, मेरे पास आधार है, मैं उसके बात को गलत साबित कर सकती हूँ। तो यहाँ पे उसका जो 180 करोड़ कहा गया है वह सही नहीं। हमें एक सब्जेक्ट मिला कि भारत की आबादी कितनी है, सब्जेक्ट मिला, किसी विषय मीन्स एक विषय मिला, भारत की आबादी कितनी है। अब ये सही है या नहीं है, तो कोई आया बोला 80 करोड़, सही नहीं है, हमें पता है। अब 80 करोड़ नहीं है तो वास्तविक स्थिति 80 करोड़ नहीं है तो क्या है, 80 करोड़ नहीं है तो 120 करोड़ है। यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट मिला कि भारत की आबादी कितनी है, सही है या नहीं है, तो नहीं है। अगर सही नहीं है तो इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, तो इसकी वास्तविक स्थिति 120 करोड़ है। हम लोगों ने इसे समझ लिया। तो इसका सिंपल मतलब है कि हम साबित कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। इसमें केवल यानी वास्तविक विज्ञान में केवल क्या है, वास्तविक विज्ञान में हम लोग सिर्फ इसी बात पे जोर देते हैं कि क्या है, क्या था, क्या है, क्या था। मीन्स हमें जो चीज जैसे दिया हुआ है, जो चीज जैसे पता है, जो चीज सही है, जैसे है वैसे ही बताएंगे, उसको मॉडिफाई, उसको चेंज, उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे क्या है, भारत की आबादी 120 करोड़ है, इसको सीधा हम लोगों ने लिख दिया, इसको बदलने की जरूरत है नहीं है, इसको किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता। हमसे कोई फ्यूचर में, जब हम लोग फ्यूचर में चले जाएंगे, हमसे कोई पूछेगा जो भारत की आबादी उस टाइम क्या थी, तो हम लोग क्या कहेंगे, 120 करोड़ थी। क्या इसे मॉडिफाई, इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं है। तो वास्तविक विज्ञान में केवल क्या है, क्या था, इसी पे जोर दिया जाता है, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता है। इसमें तथ्यों को जैसा है वैसे ही प्रदर्शित किया जाता है, जैसे है वैसे ही, जो चीज सत्य है, जो चीज जैसे दिया हुआ है वैसे ही प्रदर्शित करेंगे, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, हम लोग जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, ये एक फैक्ट है, ये दिया हुआ है, क्या है, हम जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है। क्या होना चाहिए, क्या करना है, इससे मतलब नहीं है, क्या है, क्या था, तो क्या है जवाब, भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है। समझ गए? तो वास्तविक विज्ञान का सिंपल मतलब है क्या है, भारत की बेरोजगारी की दर अधिक है, यहाँ क्या है से मतलब है। तो हम लोगों ने वास्तविक विज्ञान को समझ लिया है। अब हम लोग आते हैं आदर्श विज्ञान पे। आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्या होना चाहिए। आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्या होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान में क्या था कि क्या है, क्या था, इसको मतलब है सिर्फ, वास्तविक विज्ञान को सिर्फ मतलब इस बात से था कि क्या है, जो चीज जैसे होता था वैसे ही लिख दिया जाता था, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का आवश्यकता नहीं थी। पर इसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए से मतलब है इसमें क्या है ये नहीं, क्या होना चाहिए, इसमें परिवर्तन किया जाता है। इसमें जब भी कोई समस्या आती है, आदर्श विज्ञान में जब भी कोई समस्या आती है तो यह बैठे
समस्या का सॉल्यूशन, इस समस्या का हल ढूंढता है और अपना सुझाव देता है कि ये काम ऐसे मत करो, ऐसे करने से ये समस्या हो सकती है, इस काम को इस प्रकार से करो ताकि तुम्हें आसानी हो और लक्ष्य जल्दी और कम समय में प्राप्त हो। तो आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए, बतलाता है, यह समस्याओं के लिए सुझाव देता है। जैसे आदर्श विज्ञान भारत में बेरोजगारी कैसे कम की जाए इस पे जोर देता है, न कि भारत में बेरोजगारी बहुत अधिक है। हम लोगों ने वास्तविक विज्ञान में समझा था कि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, उसमें कैसे कम की जाए इस पे जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि जो चीज जैसे थी वैसे लिख दिया जाता था। पर आदर्श विज्ञान में ऐसा नहीं है, इसमें कैसे कम की जाए इसमें सुझाव दिया जाता है, इसमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढा जाता है, प्रॉब्लम का हल, समस्या का हल ढूंढा जाता है कि कैसे कम किया जाए। हाँ भाई, भारत में बेरोजगारी है, भारत में बेरोजगारी है, पर उसे कम कैसे किया जाए इस बात पे जोर दिया जाता है। अर्थशास्त्र को कला के रूप में समझने से पहले हमें कला को समझना होगा कि कला क्या होता है। हम लोग शुरू से ही कला समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसे एक बार फिर से समझते हैं। कला हम लोग सुनते हैं ना, उसके हाथ में मूर्ति बनाने की कला है, इसके हाथ में पेंटिंग की कला है, इसके हाथ में क्राफ्टिंग की कला है, ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है किसी चीज को, इसमें मैनेजमेंट की कला है। कला, कला वर्ड मीन्स कोई विशेष काम, कोई विशेष काम जो उस व्यक्ति को आता है। कला किसी भी काम को, विज्ञान से आपको यह पता चल जाता है कि इस काम के पीछे ये नियम है, ये कानून है, ये सिद्धांत है, इस तरीके से आपको करना है। विज्ञान हमें बताता है कि कैसे करना है और कला हमें सिखलाता है कि इसे किस प्रकार कर दिया जाए, कैसे नए तरीके से कर दिया जाए कि कुछ अलग लगे, कुछ असंभव लगे। तो कला, कला एक नया चीज सिखलाता है, नया चीज बतलाता है, जिससे सारा काम आसानी से, अच्छे तरीके से, विशिष्ट तरीके से हो जाता है। तो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कला में सबसे पहले हम लोग एक निश्चित उद्देश्य, विज्ञान के द्वारा हमें एक निश्चित उद्देश्य मिल जाता है, एक काम मिल जाता है, एक एम मिल जाता है। तो निश्चित उद्देश्य, निश्चित काम, एम, अपने लक्ष्य के लिए, लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का, जो हमें विज्ञान से मिलता है, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, ज्ञान को, जो ज्ञान हमें मिला है, हमें जितनी बातें पता है, जो भी चीज हम लोग जानते हैं, उन्हें कैसे व्यवहारिक, उन्हें अपने लक्ष्य में, अपने काम में, अपने एम को पूरा करने में किस तरीके से लाए जो हमारा काम आसानी से, अच्छे से हो जाए, यही कला है। कला क्या है हमें पता है, जो हमारे पास एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें हमारा लक्ष्य मिल गया, लक्ष्य हमें पता है कि हमारे पास क्या लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है ये भी पता है, ये रहा लक्ष्य, ये रहा साधन, अब दोनों को मिलाना है, साधन के द्वारा हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। तो साधन के द्वारा लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, कैसे काम करें, ये जो बीच का रास्ता है कैसे काम करें, वही हमारा कला है। कला हमें सिखलाता है कि उद्देश्य, लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को कैसे अपने व्यवहार में लाए ताकि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए, यही हमारा कला है। हम लोगों ने समझ लिया कला को। अर्थशास्त्र एक कला भी है। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि कैसे चयन करें, कैसे चुने कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, यह भी तो एक प्रकार की कला है। तो अर्थशास्त्र भी एक कला है। अर्थशास्त्र एक कला है जो इस प्रकार के उपाय और साधन ढूंढता है। अर्थशास्त्र एक कला है जिसमें हम लोग ऐसे उपाय और साधन को ढूंढते हैं जिससे इच्छित लक्ष्य, हम लोगों के मन में जो लक्ष्य है, जो हमारी इच्छित लक्ष्य है, इच्छा में जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाती है।
सो अर्थशास्त्र एक कला है जो इस प्रकार के उपाय और साधन ढूंढता है जिससे इच्छित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हम लोगों ने कला को अच्छे से समझ लिया। अर्थशास्त्र विज्ञान है, विज्ञान में भी क्या, एक वास्तविक विज्ञान और एक आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान में क्या है पे जोर दिया जाता है, आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए पे जोर दिया जाता है। अर्थशास्त्र एक कला के रूप में यह एक कला भी है क्योंकि यह हमें एक व्यवस्थित तरीका, एक व्यवहारिक ढंग बताता है जिससे हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। सो आज के लिए बस इतना ही।